CH23 अद्वितीय ने दिया नूर को एक प्यारा सा निकनेम। नूर का प्यारा सा सवाल सुनकर अद्वितीय उससे कहता है, अरे हाँ देखिए मैं भी कितना बुद्धू हूँ ना, मैंने तो अब तक आपको मेरा नाम ही नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको मेरा नाम बता देता हूँ। तो मेरा नाम है अद्वितीय वीर सिंह। अद्वितीय का नाम सुनकर नूर उसे दोहराने की कोशिश करती है। अदिता। नूर को अद्वितीय के पूरे नाम को बोलने में दिक्कत हो रही थी और ये देखते हुए अद्वितीय नूर से कहता है, अदित नहीं बेबी अद्वितीय। अच्छा आप मेरे साथ बोलिए अद। नूर भी अद्वितीय के साथ साथ दोहराती है। फिर आगे अद्वितीय उसे बताता है, वी त्य अद्वितीय। अभी आप बोलिए। नूर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए एक बार फिर से कहती है, अवित। तभी नूर अपनी रोती हुई शक्ल बनाती है और अद्वितीय की तरफ देख उससे कहती है, आपका नाम बहुत बड़ा है, नूर को तो याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर नूर आपको कैसे बुलाएगी। नूर को अद्वितीय का नाम लेने में सच में परेशानी हो रही थी, जिसे देख अद्वितीय नूर के गालों को खींचते हुए उससे कहता है, आई नो कि मेरा नाम बहुत डिफिकल्ट है और आप जैसे क्यूट छोटे बच्चे के लिए बहुत बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं, आप ना मुझे सिर्फ अदू ही बुलाना, सबसे अच्छा और छोटा सा भी है। तभी नूर अपनी चमकती हुई आंखों से अद्वितीय की तरफ देख उससे कहती है, हाँ ये छोटू सा नाम है तो नूर आज से आपको अदू ही बोलेगी, पर आप नूर को क्या बोलोगे। इस पर अद्वितीय थोड़ा सोचता है और फिर नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आप ना बहुत ज्यादा प्यारे हो और उस पर इतने छोटू बेबी भी हो, तो मैं ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा निकनेम देता हूँ और उस निकनेम से आपको सिर्फ मैं ही बुलाऊंगा, बाकी कोई नहीं। निकनेम का नाम सुनते ही नूर अपनी पलकें झपकाते हुए अद्वितीय से कहती है, जैसे रेयू ने नूर को निकनेम दिया है वैसे ही अदू भी नूर को निकनेम देंगे। तभी अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए नूर से कहता है, हाँ तो मैं ना आपको बेबी एंजल कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि आप छोटू बेबी हो, पर मेरे लिए तो आप मेरी एंजल होना, तो फ्रॉम नाउ यू आर माई बेबी एंजल। अपना नया निकनेम सुनते ही नूर खुशी से उछलने लगती है, पर तभी उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है, जिसे देख अद्वितीय और वो सब जो कब से वहां चुपचाप खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे, एक पल के लिए डर जाते हैं। तभी अद्वितीय नूर के चेहरों को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, अरे क्या हुआ मेरी बेबी एंजल को, आप ऐसे सैडी सैडी क्यों हो गए। इस पर नूर अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, पता नहीं रेयू कहाँ गए, वो तो अभी नूर से मिलने भी नहीं आए। तो अभी नूर गुस्सा है रेयू से। वहां मौजूद उन सबको पता था कि अंश इस वक्त किस हालत में पड़ा है, तो वही अपने बेटे का नाम सुनते ही रागिनी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल रेयू ना बाहर गए हैं, उनको बहुत जरूरी काम था ना, तो इसी वजह से, पर आप ऐसे सैड मत होइए, देखिए आपके अदू यही है ना आपके पास। नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय के सीने से लग जाती है, तो वही दूसरी तरफ नूर को अद्वितीय के इतने पास देखकर उन सबको थोड़ा अजीब सा लगता है, पर तभी वो लोग कुछ नहीं कहते। तभी अद्वितीय नूर के तपते हुए माथे को टच करता है और फिर चिंता भरी आवाज में नूर से कहता है, बेबी एंजल आपने तो रो रो कर खुद को इतना फीवर कर लिया, ऐसे कोई करता है क्या। फीवर का नाम सुनते ही नूर अपना सिरना में हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं ना नूर को तो कोई फीवर ही नहीं है, आपको होगा अदू, क्योंकि नूर तो मम्मा की स्ट्रॉन्ग बेबी है। तभी अद्वितीय नूर की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, हाँ मम्मा के साथ साथ नूर अदू की भी स्ट्रॉन्ग बेबी एंजल है, तो चलिए अभी हम सबसे पहले मेरे बेबी एंजल के गंदे से फीवर को भगाते हैं। अद्वितीय की बात सुनकर नूर एक मिनट के लिए उसकी तरफ देखती है और फिर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए उससे कहती है, अदू आप नूर को अपनी गोदी में ले लो ना।
अद्वित्य बिना कुछ सोचे समझे नूर को अपनी बाहों में उठा लेता है, सेम उसी पोजीशन में जिसमें अंश ने उठाया था। नूर भी अपने दोनों हाथों को अद्वित्य के गले में डाल देती है और अपने पैरों को उसकी कमर से लपेट देती है। तभी नूर अपने चेहरे को अद्वित्य के गर्दन में छिपाकर उससे कहती है, अदु आप नूर को डॉक्टर अंकल के पास नहीं लेकर जाना, वो बहुत बहुत गंदे होते हैं और नूर को बिग बिग इंजेक्शन देते हैं। नूर की बातों को सुनकर अद्वित्य और साथ में सबको भी ये समझ तो आ गया था कि नूर को अब तक ये पता नहीं चला था कि वो इस वक्त जहाँ है वो एक हॉस्पिटल ही है। तभी अद्वित्य नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल आपको कोई भी उन गंदे डॉक्टर अंकल के पास नहीं लेकर जा रहा है, तो आप डरिए नहीं। नूर अद्वित्य की बात सुनकर थोड़ी रिलैक्स होती है कि तभी आरव अद्वित्य से कहता है, बट सर। इससे पहले कि आरव अपनी बात पूरी करता, अद्वित्य अपनी गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है, जिसे देख आरव के पसीने छूट जाते हैं और वो बेचारा डर के मारे कांपने लगता है। तभी गलती से अद्वित्य का हाथ नूर की पीठ पर चला जाता है और इसी वजह से नूर की एक भयानक सी चीख निकलती है, आ मम्मा। नूर की चीख सुनकर अद्वित्य घबरा जाता है, तो वहीं बाकी सब अद्वित्य की तरफ देखकर डरने लगते हैं। अगर इस वक्त यहाँ पहले की नूर होती तो वो अपने दर्द को कंट्रोल कर लेती, पर ये तो छोटी सी बच्ची थी, तो वो भला कैसे अपने दर्द को किसी से छिपाती। तभी अद्वित्य को उसकी गर्दन में कुछ गिला गिला सा महसूस होता है, पर अगले ही पल जब अद्वित्य को ये रियलाइज्ड होता है कि नूर रो रही है, ये महसूस करते ही अद्वित्य नूर के चेहरे को अपनी गर्दन से बाहर निकालता है और देखता है कि नूर सच में फिर से रो रही है। नूर को रोता हुआ देख अद्वित्य नूर को अपने गले से लगाते हुए उससे पूछता है, बेबी एंजल क्या हुआ आपको? आप ऐसे अचानक चीखे क्यों? तभी नूर सुबकते हुए अद्वित्य से कहती है, अदु नूर को आउची हो रही है और बहुत जल रहा है, आप इसे शू करो ना। नूर की बात सुनकर अद्वित्य थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फिर उसके मासूम से चेहरे को पकड़ते हुए उससे पूछता है, कहाँ आउची हो रही है आपको बेबी एंजल? आप अदु को बताइए एंड आई प्रॉमिस आई विल शू योर आउची। अद्वित्य की बात सुनकर नूर उसके सीने से चिपकते हुए उससे कहती है, नूर को बैक में आउची हो रही है और बिटवीन नूर्स लेग्स टू। बैक पेन वाली बात सुनकर अद्वित्य परेशान हो जाता है, पर जब नूर उसे आगे का बताती है तभी उसके होश उड़ जाते हैं और वो नूर की तरफ ही देखता है। दूसरी तरफ जब वो सब नूर की बात सुनते हैं तो उन सबको बहुत गिल्टी फील होता है कि वो अंश को वक्त पर रोक नहीं पाए और अंश ने अपने गुस्से में कंट्रोल खोकर उस बच्ची से उसकी सबसे प्रेशियस चीज भी छीन ली। इस वक्त गिल्ट के साथ साथ उन सबको अद्वित्य से सबसे ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जैसे ही अद्वित्य के आगे ये बात आएगी तब अद्वित्य को अपने रुद्र अवतार में आने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर ऐसा हो गया तो ना जाने कितनों को वो अपने गुस्से में ही मार देगा। वो सब अपनी दुनिया में ही गुम होते हैं। पर तभी आरव धीरे से उन सब से कहता है, अगर अद्वित्य सर को कहीं से भी ये पता चल गया ना कि नूर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अंश सर है, तो वो अंश सर के होश में आने तक का वेट भी नहीं करेंगे और उन्हें ऐसे बेहोशी की हालत में ही मौत के घाट उतार देंगे। आप सबको भी पता है ना कि अद्वित्य सर गुस्से में अंश सर से भी खौफनाक होते हैं और उनका गुस्सा 2 मिनट में शांत नहीं होता, पर हाँ बहुत कुछ तबाह जरूर कर देता है। अगर आज अद्वित्य सर को गुस्सा आया तो पक्का अंश सर की जान जाएगी और फिर एक एक करके हम सब की। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम अंश सर का नाम ना ले, वरना। आरव की ये बात सुनकर रागिनी डर के मारे कांपते हुए उन सब से कहती है, हाँ हाँ आरव बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई उसे कुछ नहीं बताएगा और मेरे अंशु का नाम बिल्कुल नहीं लेगा। मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, उसे नूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या उसे गलती की कीमत मेरे बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? पहले से ही वो इतनी तकलीफ में है और उसने जो भी किया था उसका पछतावा उसे है ना, तो अभी फिर से उसे कोई सजा नहीं मिलेगी।
अपने बेटे के प्यार में अंधी होकर रागिनी को ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बकवास किए जा रही थी। रागिनी की बातों से वो सब भी सहमत थे, पर इस अपने बेटे को बचाने की हड़बड़ी में वो सब ये बात भूल चुके थे कि अद्वितीय वीर सिंह कौन है और उसकी पावर क्या है। वहीं अद्वितीय नूर की तरफ देख अपनी बेहद चिंताभरी आवाज में उससे पूछता है, बेबी एंजेल, आपको बहुत पेन हो रहा है इन योर लोअर बॉडी पार्ट? अद्वितीय का सवाल सुनते ही नूर अद्वितीय को कस के पकड़ती है और बस जोर से रोने लगती है। नूर को यूं रोता हुआ देख अद्वितीय नूर से कहता है, एच डोंट क्राई माई बेबी, अभी अदू आपके पेन को गायब कर देंगे। अद्वितीय की बात सुनकर रागिनी एक नर्वस स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, उम्मा मिस्टर सिंह, आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो तो नूर को हमेशा से ही ऐसी छोटी मोटी चोट लगती रहती है तो उसकी वजह से फिर दर्द भी होता है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग हैपेंड टू हर। रागिनी की बात सुनकर बाकी सब लोग भी किसी बेशर्मों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी अद्वितीय अपने सख्त फेस एक्सप्रेशन के साथ अपनी सर्द आवाज में रागिनी से कहता है, अगर सच में बच्ची की चोट कोई छोटी मोटी ही है तो आप इतना घबरा क्यों रही है मिसेस राठौड़, और ये बच्ची भी इतना रो रही है। वैसे भी आप कोई डॉक्टर तो नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि इसे तकलीफ क्यों और किस लिए हो रही है। मैं खुद देखता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसे आप छिपाने की कोशिश कर रही है। तभी आर्यन अपनी वाइफ को बचाने के लिए अद्वितीय से कहता है, वो कुछ भी नहीं छिपा रही है। इससे पहले कि आर्यन आगे कुछ भी बोलता अद्वितीय उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, हाँ वो तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा, बट अभी के लिए एक्सक्यूज मी, आई हैव टू चेक दिस लिटिल गर्ल। अद्वितीय वहां से जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी मायरा अद्वितीय का रास्ता रोकते हुए उससे कहती है, रुकिए, आप उसे अकेले में चेक नहीं कर सकते। मायरा की बात सुनकर अद्वितीय अपनी एक आईब्रो को ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे पूछता है, अच्छा और वो क्यों? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तभी मायरा बिना कुछ सोचे समझे अद्वितीय से कहती है, अगर आपने इसकी हालत का फायदा उठाया और मेरी बहन के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो? अद्वितीय को मायरा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो इस वक्त उसकी आंखों में भी दिखने लगता है, क्योंकि अभी अद्वितीय की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। अद्वितीय को मायरा पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पास नूर थी जो पहले से ही अपने दर्द में तड़प रही थी। ऐसे में अद्वितीय को अपने गुस्से से ज्यादा नूर की चिंता हो रही थी, तो इसी वजह से वो अपने लिए इतना कुछ घटिया सुनने के बाद भी शांत था। अगर नूर वहां उसके पास नहीं होती तो अब तक अद्वितीय मायरा के ना जाने कितने टुकड़े कर चुका होता। मायरा की इतनी गंदी बात सुनने के बाद अद्वितीय अपनी खतरनाक आवाज में मायरा से कहता है, ओह तो तुम बेबी एंजेल की बहन हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें इस बच्ची की थोड़ी सी भी परवाह होगी, क्योंकि जिस वक्त इस बच्ची को एक अच्छे डॉक्टर और ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है वहीं तुम यहाँ मेरे साथ बहस करने में लगी हुई हो। तभी अद्वितीय गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी सर्द आवाज में मायरा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लिए इतनी गंदी बात सोचने की? मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा वर्क है। ना तो मेरी सोच इतनी घटिया है और ना ही मैं इतना नीचे गिर सकता हूँ कि किसी के भी साथ कुछ भी अनप्लेजेंट चीज करूँ, और वो भी उस बच्ची के साथ जिसकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है और ना ही वो इतनी मैच्योर और बड़ी है। ये नूर इस वक्त मेरे लिए मेरे बच्ची की तरह है और मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि खुद अपने ही बच्ची का फायदा उठाऊं, वो भी तभी जब वो उसके पूरे होश में नहीं है। एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि कभी मेरे आगे और स्पेशली मेरे लिए इतना गंदा सोचने की गलती से भी गलती मत करना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा।
वेल फॉर नाउ यू आर लकी इनफ कि मेरे पास नूर है, और अगर वो इस वक्त यहाँ नहीं होती ना तो आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता। CH 24 नूर के गहरे जख्म और अद्वितीय का गुस्सा। अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में पकड़े हुए वहां से जाने के लिए होता है, पर तभी वो पागल मायरा अद्वितीय का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगी, और वैसे भी नूर बिल्कुल ठीक है, उसे किसी चेकअप की जरूरत नहीं है। तभी अद्वितीय सबसे पहले मायरा के हाथ की तरफ देखता है और फिर अपनी बेहद सर्द आवाज में उससे कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की और मुझे रोकने की। तभी अद्वितीय मायरा को अपना सबसे डेंजरस लुक देते हुए उससे कहता है, डोंट प्रेशराइज मी टू बिकम कंप्लीट बीस्ट गर्ल, दिस वोंट बी गुड फॉर यू एज वेल योर दिस सो कॉल्ड फैमिली, और मैं बिल्कुल भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, और तुम्हारी इस झूठी केयर के लिए बता दूं कि वहाँ मेरे अलावा एक नर्स भी होगी। इतना कहकर अद्वितीय बहुत जोर से मायरा का हाथ झटकता है, जिसकी वजह से वो धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरती है, और अद्वितीय एक आखिरी बार मायरा और उन सबको अपना वार्निंग वाला एक्सप्रेशन देते हुए वहां से सीधा एक स्पेशल रूम में चला जाता है जो उसी फ्लोर पर था। इधर मायरा के गिरते ही ईशान उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और मायरा को उठाते हुए कहता है, उनके अद्वितीय पास इतनी पावर है तो क्या वो कुछ भी करेंगे? अंश भाई भी उन्हें टक्कर दे सकते हैं। ईशान की बात को काटते हुए अथर्व ईशान से कहता है, नहीं इशू, भले ही अंश के पास बहुत ताकत है, पर जब बात अद्वितीय सिंह की आती है तो दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो उनकी बराबरी करे, उन्हें टक्कर दे। यहाँ तक कि अंश भी उनके सामने एक चींटी जैसा है, तो हम गलती से भी उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो इंसान हमारा रातों रात इस दुनिया से नामो निशान मिटा सकता है, और इसमें अंश भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी ईशान अथर्व से पूछता है, मतलब हम अब क्या करेंगे भाई? अगर उन्हें पता चल गया कि नूर की इस हालत के पीछे भाई का हाथ है तो वो भाई के साथ क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमें कुछ भी करके भाई को उस अद्वितीय नाम के हैवान से बचाना होगा। तभी रागिनी अपने गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, ये सब उस नूर की वजह से ही हो रहा है, आज उसकी ही वजह से मेरा बेटा वैसे बेहाल पड़ा हुआ है, और उसी लड़की के वजह से वो अद्वितीय नाम का तूफान हमारी जिंदगी में आया है। सच में मेरे बेटे के लिए सबसे बड़ा श्राप है वो लड़की जो मुझसे मेरे बेटे को छीन रही है। रागिनी ये सब कहते हुए रोने लगती है तो आर्यन उसे अपने सीने से लगाता है, और तभी अथर्व रागिनी से कहता है, आप डरिए मत आंटी, हम कुछ नहीं होने देंगे अंश को, फिर उसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर सबसे पहले हमें इस अद्वितीय को हमारी लाइफ से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बाकी सब भी अथर्व की बातों से सहमत होते हैं। इधर अद्वितीय नूर को उस स्पेशल रूम में लाता है, और तभी वहां एक नर्स भी आती है, मतलब अभी नूर और अद्वितीय के अलावा वो नर्स भी उस रूम में मौजूद थी। वो नर्स एक ओल्ड लेडी थी जो दोनों के लिए ही उनके माँ की उम्र की थी। जब अद्वितीय नूर को बेड पर लिटाने लगता है तभी नूर अद्वितीय को और जोर से पकड़ लेती है और सुबकते हुए उससे कहती है, नहीं करो अदू, नूर को आपके पास रहना है। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर को उसी पोजीशन में लेकर बेड पर बैठता है, और अभी भी नूर का फेस पूरी तरह से अद्वितीय के गर्दन में छिपा हुआ होता है। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए अपनी नर्म आवाज में नूर से कहता है, बेबी एंजल, आपके अदू आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, पर अदू को नूर की आउची को शू भी तो करना है ना, और जिसके लिए अदू को उनकी एंजल को बेड पर सुलाना होगा। तो मैं बस आपको बेड पर ही सुला रहा था बेबी, ताकि मैं आपको जल्दी से ठीक कर दूं। तो अभी अदू की बेबी एंजल एक गुड गर्ल की तरह अदू की बात मानेगी ना? अद्वितीय की बात सुनकर नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर अपनी आंखों को बार बार बंद चालू करते हुए बड़ी ही मासूमियत में अद्वितीय से पूछती है, आप गंदे डॉक्टर अंकल को नहीं बुलाओगे ना नूर को देखने के लिए? नूर को याद है
जब नूर को आउची होती थी तभी मम्मा नूर को उन गंदे अंकल डॉक्टर के पास लेकर जाती थी और वो गंदू से अंकल नूर को बिग वाला इंजी भी देते थे। तभी नूर के आंखों में आंसू आते हैं और वो रोते हुए अद्वितीय से कहती है, उस इंजी से नूर को दर्द होता है, तो आप प्लीज नूर को उन गंदे अंकल के पास नहीं लेकर जाओ। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर को अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसके टमाटर से भी ज्यादा लाल और फुले हुए गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, नहीं बेबी अदू, आपको किसी भी गंदे अंकल के पास नहीं लेकर जाएंगे और आपको उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है जब अदू आपके पास है। आप ना बिल्कुल भी डरो नहीं, क्योंकि कोई गंदे अंकल नहीं, खुद आपके अदू आपका पेन गायब कर देंगे और फिर मेरी इस क्यूटी पाई को कोई भी पेन नहीं होगा। बट उसके लिए मेरी प्रिंसेस को एक गुड गर्ल बनाना होगा और अदू आपसे जो कुछ भी बोलेंगे और पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना होगा। ठीक है मेरी बेबी एंजल। नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है, जिसे देख अद्वितीय के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है। तो वही उन दोनों को ऐसे देखकर और खासकर अद्वितीय का नूर के लिए इतना सॉफ्ट नेचर और केयर देखकर उस नर्स के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, गुड गर्ल। फिर अद्वितीय नूर को उसके पीठ के बल पर बेड पर सुलाता है, बट जैसे ही नूर की पीठ उस बेड के कांटेक्ट में आती है तभी फिर से उस बच्ची के मुंह से चीख और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। नूर जोरों से रोते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं ऐसे नहीं, नूर को बहुत दुख रहा है। नूर की दर्दभरी बात सुन वो दोनों अद्वितीय और नर्स झट से समझ जाते हैं और फिर अद्वितीय नूर को उसके पेट के बल सुलाता है। इस वक्त नूर ने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना था, जो ब्लू कलर का टॉप और पैंट था। नूर को उसके पेट के बल सुलाने के बाद अद्वितीय बहुत धीरे से नूर का टॉप पीछे से ऊपर करता है, पर जैसे जैसे वो टॉप ऊपर की तरफ उठा रहा था वैसे वैसे नूर की सिसकियां बढ़ रही थी, जिससे अद्वितीय को ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि नूर को हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिसे वो बेचारी बच्ची सहन तक नहीं कर पा रही है। अद्वितीय नूर का टॉप पीछे से पूरा ऊपर उठा देता है, पर जैसे ही उसकी नज़र नूर की बुरी तरह से जख्मी पीठ पर पड़ती है, वो गुस्से में चिल्लाता है, ओ माय गॉड, व्हाट द फूके इज दिस शीट यार। अद्वितीय की इतनी ऊंची आवाज सुनकर नूर खुद घबरा जाती है, जिसके वजह से उसकी बॉडी कांपने लगती है। तो वहीं उस नर्स के आंखों में भी पानी आ जाता है नूर के गहरे जख्मों को देखकर। अद्वितीय को जैसे ही अपनी गलती महसूस होती है वो झट से नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एसएचएच रिलैक्स एंजल, आई एम सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता था बेबी, आई एम सू सॉरी। बट ये इतनी ज्यादा चोट आपको कैसे लगी बेबी, आपको कुछ याद है? तभी नूर उस पिल्लों में अपने मुंह को छिपाते हुए अद्वितीय से कहती है, नूर को नहीं पता अदू की क्या हुआ और नूर को इतनी आउची क्यों हो रही है, पर आप इसे बंद करो ना, नूर को बहुत जल रहा है। नूर के फ्रेश वाउंड्स को देखकर अद्वितीय के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आंसू साफ करते हुए नूर से कहता है, कोई बात नहीं बेबी एंजल, अदू अभी बस थोड़ी देर में आपके पेन को गायब कर देंगे, आप बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, और वैसे भी आप तो मम्मा और अदू का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के जख्मों की तरफ देखकर गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियों को कसता है और उसकी दोनों मुट्ठियां बहुत ज्यादा कसने की वजह से अभी अद्वितीय के दोनों हाथों की नसें उभर कर दिखने लगी थी। तभी अद्वितीय अपने दांत पिसते हुए अपने मन में कहता है, किस दरिंदे की इतनी हिम्मत हुई इस मासूम सी बच्ची पर इस तरह से अपना गुस्सा निकालने की। इट हैज रियली क्रॉस्ड द एक्सटेंट ऑफ क्रूएल्टी। बच्ची की पूरी बैग बुरी तरह से वाउंड्स से भरी हुई है और अभी तो ये सूज भी गई है। गॉड, कितनी तकलीफ हो रही होगी इसे। ये वाउंड्स देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई नॉर्मल चोट तो नहीं है,
ऐसे लग रहा है कि बच्ची को किसी लेदर की चीज से मारा है, जैसे कोई हंटर या फिर बेल्ट। जिसने भी ये मेरी बेबी एंजल के साथ किया है ना, वो अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तो उस इंसान को इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मुझे पता चले कि ये महान काम किस जल्लाद ने किया है। पर अभी के लिए आई हैव टू हैंडल माई लिटिल फेरी।